Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 9 September 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. So, before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज मोदी बाइडेन वेलकम प्रोग्रेस इन डिफेंस टाई. अब आप सभी को पता है कि इंडिया में क्या होने वाला है, G20 की समिट होने वाली है. इसी के चलते जो हमारे वेरियस लीडर्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं आज का जो पूरा न्यूज़पेपर आप उसमें उठाकर देखेंगे, जितने भी लीडर्स यहाँ पर इंडिया में आ रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है. तो ज़्यादा हमारे पास आर्टिकल्स आज डिस्कस करने के लिए नहीं, बट जो भी इंपॉर्टेंट है उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर हम पहले आर्टिकल की बात कर रहे थे, इसमें डिस्कस किया गया कि मोदी बाइडेन वेलकम प्रोग्रेस इन डिफेंस टाई. अब ये जो समिट होती है, कोई सी भी समिट होती है, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ बायलैटरल मीटिंग्स भी चलती हैं. बायलैटरल मीटिंग्स का मतलब होता है कि टू कंट्रीज आपस में यहाँ पर क्या करती हैं, बातचीत करती हैं कि हमें इन इन चीज़ों पर क्या करना चाहिए, एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इसी के चलते इंडिया और यूएसए के बीच में भी यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग हुई है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हुए हैं, हाईलाइट हुए हैं. तो ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है. सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे MQ-9B है ना, ये जो स्पेस क्राफ्ट है, इसको हम, ये जो ड्रोन है आपका, सॉरी, ये MQ-9B, इसको यहाँ पे परचेस करने की बात की जा रही थी. किससे? यूएसए से. अब इसका जो ये डील है ये कंफर्म हो चुकी है. अब हम यहाँ पर देखेंगे, सो जॉइंट स्टेटमेंट हाईलाइट्स डील ऑन जेट इंजन्स. यहाँ पर हमारी डील हुई है किसके बीच में? जेट इंजन्स के बीच में. जो हमारे आर्म ड्रोन्स हैं, जैसे कि सबसे पहला जो MQ-9B, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रोन है, इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. 16 स्काई गार्जियंस एंड 15 सी गार्जियंस remotely piloted aircrafted and their एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स. तो इसमें क्या होगा, MQ-9B में ये आपके 16 स्काई गार्जियंस होंगे और 50 सी गार्जियंस होंगे. और इसमें किसी पायलट की जरूरत नहीं होती. इसमें मतलब आपका जो होगा ये एयर क्राफ्ट जो है हमारा MQ-9B, ये रिमोट के थ्रू क्या होगा, आपका इसको गार्ड किया जाएगा. ओके. इसके साथ साथ इसमें जो इसके लिए इंटेलिजेंस है, इसको भी यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर किया जाएगा. आप सभी को पता है यहाँ पे जो WTO है ना, यहाँ पर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का भी प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ पे जो कंसेंसस नहीं मिल पा रहे थे यूएसए के कारण, तो इस पर भी बातचीत की गई है कि हम किस तरीके से WTO में, जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जो डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं, तो उसको हम कैसे सेटल कर सकते हैं. और भी आदि यहाँ पे बात की है कि हम क्या करेंगे. सो PM sees इंडिया यूएसए फ्रेंडशिप विल कंटिन्यू टू प्ले अ ग्रेट रोल इन फर्दरिंग ग्लोबल गुड. ओके. तो अब आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं. देखिए, हमारी जो यहाँ पर डिफेंस टाई हुई जियो पॉलिटिकल लेवल पर हुई है. जियो पॉलिटिकल लेवल पर अगर हम बात करते हैं, टू काउंटर चाइना, यहाँ पे मेनली हम चाइना को काउंटर करने की बात की जा रही है. तो जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन हो रहा है, वहां पर किस तरीके से इंडिया और यूएसए अपने टाइज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं. हम नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया यूएस के रिलेशन में. सेमीकंडक्टर्स, आप सभी को यहाँ पर पता होगा ICET के बारे में. ओके. नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. पहले क्या होता था, ज्यादातर हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट होते थे, डिफेंस टेक्नोलॉजी होती थी, वो हम रशिया से परचेस करते थे. बट आफ्टर दिस वॉर हमें ये समझ में आया, आफ्टर दिस कोविड और आफ्टर दिस वॉर ये समझ में आया कि हमें क्या करना होगा, जो हमारा डिफेंस ट्रेड सिस्टम है उसे डाइवर्सिफाई करना होगा. हम किसी एक कंट्री पर रिलाय नहीं रह सकते हैं. इसी के चलते हमने देखिए यूएसए से भी डील की है, हमने फ्रांस से यहाँ पर डील की है, जर्मनी से हमने डील करी है, इजराइल के साथ हमारे डिफेंस टाइज हैं, है ना. तो ये सारा हमने क्या किया, हमारी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, हमारा जो डिफेंस ट्रेड है, उसे भी हमने डाइवर्सिफाई किया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है और 5G टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी को लेकर आया जाए. ओके. सो आई होप आपको ये यहाँ पर पूरा क्लियर होगा. अब हम इस ड्रोन के बारे में देख लेते हैं, MQ-9B. ये इसके पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं. तो ये क्या है आपका, सो MQ-9B ड्रोन is a variant of MQ-9 Reaper, an unnamed aerial vehicle capable of remotely control or autonomous flight operation. ये क्या है आपका, MQ-9 जो Reaper था उसी का एक वेरिएंट है, जिसको हम MQ-9B के नाम से जानते हैं. इसको हम रिमोटली क्या, मतलब रिमोट के थ्रू क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. ओके. सो दीज आर हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन. ये आपका हाई एल्टीट्यूड तक जा सकता है विद स्ट्राइक मिसाइल्स विच कैन टेक आउट एनिमी टारगेट्स विद हाई एक्यूरेसी. ये क्या कर सकता है, जो
एनिमी की हमारे टारगेट से उसको हाई एक्यूरेसी से आपका टारगेट कर सकता है। ओके, सो MQ-9B हैज 2 वेरिएंट्स, इसके 2 वेरिएंट्स हैं, आपको ये देखने को मिलेगा। पहला है स्काई गार्जियन एंड इट्स सिबलिंग सी गार्जियन। तो आपको ये दोनों याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसकी अगर हम बात की जाए, इंडियन नेवी जो थी ऑपरेटिंग द MQ-9B सी गार्जियन सिंस 2020। तो यहाँ पर जो हमारी इंडियन नेवी है, सो MQ-9B सी गार्जियन है, उसको 2020 से क्या कर रही है, आपकी ऑपरेट कर रही है। अब वो MQ-9B की आपकी 2 वेरिएंट्स हैं, स्काई गार्जियन और दूसरा है आपका सी गार्जियन। हम कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर आ सकते हैं। तो ये जो है 5670 kg तक का जो वेट है उसको कैरी कर सकता है, और इसकी जो फ्यूल कैपेसिटी है वो कितनी है, 2721 kg। ओके, और ये जो ड्रोन है आपका 40,000 फीट तक क्या कर सकता है, आपका ऑपरेट कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा ड्रोन है। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको और ज्यादा क्या करेगा, ये इनहेंस करेगा और स्ट्रॉन्ग करेगा। द प्रेडेटर ऑल्सो हैज अ मैक्सिमम एंड्योरेंस ऑफ 40 आवर्स मेकिंग इट यूजफुल फॉर लॉन्ग आवर्स सर्विलियंस। इसका जो एंड्योरेंस है वो कितना है, 40 आवर्स तक है। कितने, मतलब 40 घंटे तक ये कंटिन्यूसली क्या कर सकता है, आपका वर्क कर सकता है। तो ये हमारे लिए किस लिए यूजफुल हो सकता है, लॉन्ग आवर्स सर्विलियंस में ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है। ये हमारा जो लैंड है, मैरीटाइम सर्विलियंस है, एंटी सबमरीन्स है, वॉरफेयर है, एंटी सरफेस वॉरफेयर है, स्ट्राइक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एक्स्ट्रा एक्सपेडिशनरी रोल्स जो है उसमें ये हमारी हेल्प करेगा। ओके, सो आई होप आपको इस ड्रोन MQ-9B के बारे में सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर हमें बताएंगे। ओके, नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, बट बिफोर वहां पर बढ़ने से पहले हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे हमारा क्वेश्चन। सो कल का क्वेश्चन था, आजकल आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर तो करिए, एटलीस्ट पार्टिसिपेट करिए, चाहे गलत बोलें या फिर राइट, इट डजंट मैटर, एटलीस्ट आप पार्टिसिपेट करिए, वो ज्यादा मैटर करता है। ओके, तो आप लोग पहले इस वीडियो को पॉज करेंगे यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट। इसमें ये कहा जा रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वेस्ट अफ्रीका की बात कर रहे हैं। वेस्ट अफ्रीका में जो आपके लेक्स हैं, तो उसमें उन लेक्स में से कौन सा लेक्स यहाँ पे डेजर्ट बन चुका है, मतलब कि एक रेगिस्तान बन चुका है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, लेक विक्टोरिया, लेक फैक्यूबेनाइन, लेक ऑक्टुआ, लेक बोल्टा। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेंगे। ओके, नाउ आई होप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर किया होगा। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, लेक फैक्यूबाइन। जो आपका लेक है वो क्या बन चुका है, वेस्ट अफ्रीका में। आप इसकी लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ये वेस्ट अफ्रीका आपको यहाँ पर दिखेगा, और ये है माली। यहाँ पर आपको ये वाला जो पॉइंट है ये दिख रहा होगा। सो ये वाले पॉइंट पर ये लेक फैक्यूबानाइन है। यहाँ पर ये टोटली क्या हो चुका है, देखिए, इन नदर्न माली इन अफ्रीका स्टार्टेड टू डिसअपियर आफ्टर कैटास्ट्रॉफिक ड्रॉट इन 1970s। 1970s में यहाँ पे बहुत ही आपका खतरनाक ड्रॉट आता है, सूखा पड़ता है, जिसके बाद से ओवर अ सेवरल ईयर्स ड्रॉट इन 1970s ड्राई अप द लेक। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब सालों तक ये जो आपका सूखा होता है, जिसको हम ड्रॉट कहते हैं, वो रहता है, जिसके कारण ये जो लेक होता है आपका सूख जाता है, और धीरे धीरे फिर ये क्या बन जाता है, आपका रेगिस्तान बन जाता है। सो द लेक वॉज वंस one of the largest in West Africa, used to be fed by annual flooding from the Niger River। ये यहाँ पर क्या होता था, एक टाइम पर ये वेस्ट अफ्रीका का लार्जेस्ट लेक था, जो कि यहाँ पर जो नाइगर रिवर है आपकी, नाइगर रिवर, उसके द्वारा ये फेडअप होता था। बट धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिलता है कि 1970 में यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब कि बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक ड्रॉट हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण ये जो लेक होता है वो पूरा सूख जाता है। ओके, सो आई होप आपको ये यहाँ पर क्लियर होगा ये क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को इजीली यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, विच ऑफ द अबव आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास रेसिड्यू। इसमें ये कहा जा रहा है, आपको ये बताना है कि जब हम क्रॉप्स और जो भी आपके बायोमास रेसिड्यूज होते हैं उनको हम यहाँ पर बर्न करते हैं, मतलब जलाते हैं, तो वो कौन कौन सी गैसेस यहाँ पर रिलीज करते हैं।
आई होप आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होगा। जब हम कोई भी बायोमास या क्रॉप रेसिड्यूज को यहाँ पे बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो इसके कारण यहाँ पर कौन सी गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताएंगे। जो टॉपिक है आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, आप लोग इजिली इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज विथ रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। सो व्हाट आर दीज स्टेटमेंट्स? फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जितना हमारा पानी नदियों में है और तालाबों में है, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। यहाँ पर आपकी रिवर्स आ जाती हैं जो नदियां हैं, और आपके जो जितने भी यहाँ पे झील हैं, तालाब हैं, उनमें जितना पानी है आप उसको पूरा उसका अमाउंट ले लीजिए, और जो आपका ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पर लीजिए। तो ग्राउंड वाटर का वाटर यहाँ पर ज्यादा है कि रिवर और जो लेक्स है आपके उसका यहाँ पर वहां पर पानी ज्यादा है? तो मतलब ग्राउंड वाटर में यहाँ पर पानी ज्यादा है या फिर इनमें ज्यादा है, ये आप लोगों को बताना है। ओके, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये आपको बताना है। मतलब स्टेटमेंट ये कह रही है कि द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक्स इज मोर। मतलब स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो रिवर और लेक्स है हमारे यहाँ पर पानी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू ग्राउंड वाटर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलार आइस कैप्स, आपकी जो ग्लेशियर्स हैं और पोलार आइस कैप्स हैं वहां पर वाटर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का पानी देखें तो उसमें वहां पर आपको अमाउंट कम दिखेगा इन कंपैरिजन टू पोलार आइस कैप्स और ग्लेशियर। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? दोनों स्टेटमेंट सही है हमारी, या फिर गलत है, या फिर एक सही है, या फिर एक सेकंड सही है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेंगे। ओके, सो मेक श्योर जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग यहाँ पर करें। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अन ओवरहॉल द क्रिमिनल लॉ बिल्स एंड द बिग पिक्चर। अब इसमें फिर से बात की जा रही है किसकी? हमारे जो 3 बिल आए हैं आपके, कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता जिसको हम BNS 2023 कह रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य बिल। ये 3 आपके बिल आए हैं। किसको रिप्लेस करके? आपका जो इंडियन पीनल कोड है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इन सबको आपका रिप्लेस करके आपके ये 3 बिल आए हैं। आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता है। अभी ये जो बिल है वो बिल ही है, वो एक्ट नहीं बने हैं। तो देखिए जब भी कोई बिल आता है ना उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था आपका जो डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया था, तो उस बिल को बनने से पहले इसमें बहुत ज्यादा डिबेट और डिस्कशन होता था। बहुत सारे इसमें मतलब लोग उससे कुछ जो कोड्स आपके कह सकते हैं सेक्शन थे उनकी फेवर में रहते थे, कुछ लोग उसके फेवर में नहीं रहते थे। इसी तरीके से अब बात की जा रही है क्रिमिनल लॉ बिल्स की। तो देखिए इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की हमें जरूरत नहीं है जब तक ये बिल यहाँ पर एक्ट नहीं बन जाता है। बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, हम उन्हें डिस्कस करते हैं। ये कहा जा रहा है जो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, हमारा जो क्रिमिनल लॉ बिल है, इसमें आप पहले जो हम बात करेंगे आपकी जो 0 FIR होती है, हमारे यहाँ ये प्रोविजन था कि आप किसी भी स्टेट में हैं और आप वहीं पर क्या कर सकते हैं, अगर कुछ क्राइम होता है, कुछ भी ऑफेंस होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, FIR रजिस्टर कर सकते हैं। FIR मतलब आपकी जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। बट हमें क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो मतलब पुलिस स्टेशन पर यहाँ पर FIR रजिस्टर नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती? आप सभी को पता है कि जो आपका लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो क्राइम रिकॉर्ड है उसको उसका यहाँ पर पूरा डेटा प्रोवाइड किया जाता है, और जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, जो क्राइम सीन्स हो रहे हैं, ये कैसे यहाँ पे मेजर किया जाता है, उसका डेटा यहाँ पर होता है, सर्वे होता है कि किस पुलिस स्टेशन में कितने यहाँ पर FIR रजिस्टर हो रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए क्या होता है, कई बार जो FIR होती है आपकी वो रजिस्टर नहीं की जाती। उसे कहा जाता है कि साइड लाइन्स में आप इसे लिख सकते हैं बट FIR रजिस्टर नहीं करते हैं। दूसरा यहाँ पर होता है कि अगर जब हम FIR रजिस्टर करते हैं तो उसमें आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, पुलिस पर्सनल्स को यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। तो इसमें पहला जो ये इशू था, इसको ये कहा जा रहा है कि जो आपका क्रिमिनल लॉ बिल आ रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें यहाँ पर जो आपका फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है उसे मैंडेटरी कर दिया गया है। सो आप यहाँ पर देखेंगे, दो दिस प्रैक्टिस नोन एज रिकॉर्डिंग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और FIR at 0 हैज बीन in use of many years now. Its formal inclusion in the BNSS may help complainants get their cases registered as a matter of right without running around. तो यहाँ पर जो आपका
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको क्या करनी होगी, जो 0 एफआईआर है और मतलब कि एफआईआर है उसको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप मतलब कि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक आप मान लीजिए इस रीजन के हैं, तो कई बार पुलिस ये कहती है ना कि अपने मतलब इलाका का, आपके जो रीजन में जो पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर एफआईआर रजिस्टर करिए, बट अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो टाइम पीरियड दिया गया है, यहाँ पर हम बात करते हैं जो आपकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, है ना, सीआरपीसी में यहाँ पे जो अरेस्टिंग की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, यहाँ पर भी बात की गई। इसके कुछ एडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पार्टीज हैं, जो डिस्प्यूट, यहाँ पर 14 डेज का भी, यहाँ पे 15 डेज का यहाँ पर टाइम दिया गया है ताकि वो क्या कर सके, कॉम्प्रोमाइज कर सके। तो उसका फायदा क्या हो सकता है, फायदा एक तरीके से ये हो सकता है कि ज्यादा पुलिस को इंक्वायरी नहीं करनी पड़ेगी, क्या होगा, इंक्वायरी नहीं करनी पड़ेगी और जो आपका डिस्प्यूट होगा वहीं का वहीं रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है ऑन द अदर हैंड, इसका डिसएडवांटेजेस ये होगा कि जो ये टाइम पीरियड यहाँ पर केस को रिजॉल्व करने के लिए 14 डेज का दिया जा रहा है, इससे क्या कर सकती है पुलिस, उस चीज को, उस टाइम पीरियड को यहाँ पे अवॉइड कर सकती है और ट्रू सेंस में वहां पर केस रजिस्टर ना करे। तो ये हमारी कुछ बात की गई है। सेकेंड इसमें ये कहा जा रहा है कि वो केसेस जिसमें यहाँ पर 7 ईयर्स का क्या है, इम्प्रिजमेंट है, मतलब कि 7 ईयर्स का मतलब जेल जाने की इसमें सजा है, पनिशेबल है। ऐसे इवेंट में यहाँ पर आपको मैंडेटरी कर दिया कि जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी विजिट आपके साथ जो क्राइम सीन होगा वहाँ पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को ले जाना मैंडेटरी कर दिया गया है। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, मतलब कि वो ऑफेंस जिसमें यहाँ पर वो मतलब कि पर्टिकुलर जो ऑफेंस है उसका जो पनिशेबल टाइम पीरियड है वो कितने ईयर का है, 7 ईयर का है। तो ऐसे सीन में यहाँ पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स है आपका, वहां पर उनका विजिट मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट इसमें कहा जा रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो 2 फिंगर टेस्ट है, 2 फिंगर टेस्ट यहाँ पर बैन है, आप सभी को पता है। जितने भी आपके रेप के केसेस आते हैं उसमें क्या किया जाता था, जो विक्टिम होता था उसका 2 फिंगर टेस्ट किया जाता था, जिससे ये पता चल सके कि विक्टिम यहाँ पर सेक्सुअली कितना यहाँ पर इन्वॉल्व था। उस बेसिस पर फिर यहाँ पर पूरा रजिस्टर किया जाता था। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनसाइंटिफिक बताया है और यहाँ पर जो रेप विक्टिम और सर्वाइवर होता है उसकी डिग्निटी और प्राइवेसी को भी ये वॉयलेट कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे कई बार क्या है, बैन किया है। बट हमारे जो ये न्यू बिल आया है इसमें कहीं भी इस चीज का जिक्र नहीं किया गया है, आपको ये याद रखा गया है, कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। ये आपके पास मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट के पास आपकी गुड अपॉर्चुनिटी थी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, जहां पर जो ये आपका 2 फिंगर टेस्ट बैन है उसको यहाँ पर क्या कर सकते थे, मेंशन कर सकते थे। तो लीगल वे में क्या हो जाता, आपका यहाँ पर कंप्लाइंस हो जाता, एक हमें लेजिटिमेसी यहाँ पर मिल जाती। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि ऑन द डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम सर्वाइवर ऑफ रेप एंड प्रोविजन ऑफ गिविंग ऑथराइजेशन टू disclose identity, the next of kin in case of victim is minor may not be omitted as the Protection of Child from Sexual Offence Act, which exclusively deals with the issue and does not have similar provision. Even 2018 में यहाँ पर निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यहाँ पर ये कहा जाता था कि नेक्स्ट ऑफ किन में नॉट बी एन अप्रोप्रिएट पार्टी टू डेलीगेट सच अथॉरिटी। यहाँ पर जैसे कि सेकंड ये कहा जाता है कि जैसे कोई रेप विक्टिम है, सर्वाइवर है, तो उनका जो आने वाली पार्टी होगी, मतलब कि आने वाले जो उनकी जनरेशन होगी विक्टिम या माइनर की, तो उनको उस चीज से ओमिट रखा जाएगा, मतलब कि उसको केस में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, उनसे जांच पड़ताल नहीं की जाएगी। इवन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस होता है उसमें भी यहाँ पर एक्सप्रेसली डेलीगेट किया है, बट स्टिल यहाँ पर इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट उसमें जो पुलिस कस्टडी की बात की जा रही है, यहाँ पर 15 डेज से ज़्यादा भी क्या कर सकते हैं, जो पुलिस कस्टडी में यहाँ पर क्या किया है, इसका टाइम पीरियड इंक्रीज किया गया है। इससे क्या होगा, ये पाया गया है कि पुलिस पर्सनल क्या कर सकते हैं, एक्यूज के खिलाफ यहाँ पे और ज़्यादा एविडेंस को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है वो कितना यहाँ पे एक्सीड किया गया है, आपका 15 डेज से 40 डेज भी हो सकता है, 60 डे भी हो सकता है, और जो डिटेंशन टाइम पीरियड है वो 60 to 90 डेज है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि शायद एक्यूज के साथ जो यहाँ पर हो और ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इससे क्या होगा, जो एक टाइम दिया जा रहा है, जो डिफॉल्ट बेल है आपका, टोटल डिटेंशन डे उसमें कितना 16 डेज का है, 19 डेज का है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। बट इससे क्या हो सकता है कि जो बेल है वो शायद एक्यूज को ना मिले, ये भी कहा जा रहा है। तो देखिए ओवरऑल इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि ठीक है, हमने ये प्रोविजंस को डिस्कस कर लिया, सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें करने से पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा पुलिस सिस्टम है
उसमें यहाँ पर रिफॉर्म करने की जरूरत है। जैसे कई बार कुछ केसेस आते हैं, हम कहते हैं जाइए एफआईआर रजिस्टर करिए, तो हम डरते हैं पुलिस के पास जाने से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें उनका नेचर पता होता है कि वो कैसे हैं, क्या वो हमारी एफआईआर रजिस्टर करेंगे। कई बार क्या होता है कि वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं, आप सभी को पता है। इवन हमें फिर दूसरी यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ती है ताकि वो क्या करें, हमारी एफआईआर को रजिस्टर करें। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारा पुलिस पर्सनल है वहां पर चेंजेस लाने की जरूरत है। क्योंकि आप सभी को पता है जो पुलिस है उनका जो टाइम पीरियड होता है, सारी चीजें होती हैं, वो इतनी ज्यादा आपकी मतलब कि नेस्टिक होती हैं, जिससे क्या होता है कि वो उनको भी वो क्या करता है, वो चीजें मेंटली यहाँ पर, जैसे कि कोई टाइम पीरियड नहीं, वो 24 आवर्स यहाँ पर क्या करते हैं, कंटिन्यूसली काम करते हैं, 24 आवर्स से ज्यादा भी टाइम पीरियड हो जाता है, तो मेंटली साइकोलॉजिकली वो भी क्या होते हैं, इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, कई बार केस को, चीजों को वो अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किस पर पड़ता है, जो विक्टिम्स होते हैं, एक्यूज पड़ते हैं, जो यहाँ पर एफआईआर वगैरह रजिस्टर करवाने आते हैं। तो इसमें ये सजेस्ट किया जा रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जो पुलिस पर्सनल है उन पे यहाँ पर चेंजेस लाने होंगे, पुलिस स्टेशन में यहाँ पे चेंज लाना होगा। जो भी अंडर स्टाफ है, कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि जो आपके पुलिस स्टेशन होते हैं वो अंडर स्टाफ होते हैं, इतना प्रॉपर स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाता है। एक ही पुलिस पर्सनल यहाँ पर एफआईआर भी रजिस्टर कर रहे हैं और वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर जो देखिए, पुलिस पर्सनल वर्क अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन, देयरफॉर द कॉलोनियल माइंडसेट विल गो ओनली इफ पुलिस रिफॉर्मेशन इज टेकन अप इन द इंटायरली एंड नॉट जस्ट बाय ट्वेकिंग सम प्रोविजंस फ्रॉम द एप्लीकेबल लॉज। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जो पुलिस पर्सनल का वर्कलोड है वो कैसा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है। यहाँ पर हमें पुलिस रिफॉर्मेशन की जरूरत है। जब तक यहाँ पर हम पुलिस को रिफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी जो ये लॉज, यहाँ पे जो आप प्रोविजंस चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर इसका कोई भी असर नहीं होने वाला है। ओके, सो आप यहाँ पर देखेंगे जनरली कैसी होती है आपकी पुलिस स्टेशन में, आप देखते हैं अंडर स्टाफ होते हैं, पुअर मोबिलिटी होती है, यहाँ पर जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनसफिशियंट होती है, हाउसिंग फैसिलिटी यहाँ पे पुअर होती है, जिसके कारण यहाँ पर एक से आप देखेंगे पुलिस पर्सनल्स पर भी ये क्या होता है, बहुत ज्यादा लोड होता है। तो इस आर्टिकल में ओवरऑल यही कहा जा रहा है कि लॉज में तो चेंज किया ही जा रहा है, बट उसके साथ साथ हमें पुलिस पर्सनल में भी क्या करने की जरूरत है, रिफॉर्म करने की जरूरत है। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज, अब आप सभी को पता है आसियान की यहाँ पर समिट हुई है। आसियान क्या है आपका, साउथ ईस्ट एशियन, जो आपका साउथ एसोसिएशन है, जिसमें यहाँ पर टोटल कितने नेशन है आपके, 10 नेशन है। आपकी टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं, 10 कंट्रीज आती हैं। आप मैप में देखिए, अब इसकी आप लोकेशन देखेंगे जो आसियान ग्रुप में, इसमें कौन कौन सी कंट्री है, लाओस है, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो ये टोटल यहाँ पे 10 नेशन है, इनकी क्या है, एक ग्रुपिंग है। ठीक है, ये क्या है हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का, ये क्या है, पूरा एसोसिएशन है। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अब देखिए आप ध्यान से देखिए इन कंट्रीज को, ये कंट्रीज ने सारी यहाँ पर क्या कर ली, एक ग्रुपिंग बना ली है। ग्रुपिंग बना ली तो इसके साथ साथ हमारे देखिए, पहला तो आप यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक तरीके से क्या है, वर्ल्ड का मार्केट प्लेस बन जाता है। कोई भी, जैसे कि आप बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की, यहाँ पर आपका अफ्रीकन यूनियन है ना, तो ये जो जितने भी यूनियन होते हैं, इसी तरीके से आसियान की भी एक ग्रुपिंग है, तो ये क्या बन जाते हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस बन जाते हैं। सेकंड इसमें हम बात करते हैं, हमारे लिए ये जो क्या है, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो हमारा प्रोग्राम है, उसके लिए ये सारे जो ईस्टर्न नेशन है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तरीके से ये आपका ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाने के लिए क्या है, ट्रेड रूट है जहां से हम बात करते हैं। सेकेंड, हमारा जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उस रीजन में भी ये जो नेशन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे कुछ कल्चरल और हिस्टोरिकल रिलेशन भी हम बात करते हैं, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर के साथ, म्यांमार के साथ, थाईलैंड के साथ। यहाँ पर जो आपका म्यांमार है, इसके साथ हमारी जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी यहाँ पर बॉर्डर शेयर होती है। तो आप देख सकते हैं जो आसियान ग्रुपिंग है, ये जो आसियान नेशंस है, 10 नेशंस है, ये हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इसी के चलते अभी यहाँ पर 20th समिट हुई है, किसकी, आसियान की, और ये आपकी समिट G20 के पहले से हुई है। इस समिट में यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने इस समिट को यहाँ पर क्या किया था आपका, मतलब कि इसमें यहाँ पर गए थे। इसमें कुछ बातें की गई हैं, मतलब कुछ चीजें हुई हैं। इसमें कहा गया कि जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, न्यूट्रिशन इन रिस्पॉन्स जो क्राइसिस है इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्रेंथन करेंगे।
जितने भी आपके डाउनग्रेडिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरकास्ट की, परसिस्टेंट यहाँ पे जो इन्फ्लेशन हो रहा है, फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज और जियोपॉलिटिकल टेंशन डोमिनेशन है, इसे डाउनग्रेड करने की बात की गई है। ओके, हम बात करें किसकी, ग्लोबल ट्रेड अपडेट्स की भी। देखिए, इंडिया क्या करना चाहता था, इन नेशंस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने वाले थे, बट अभी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। हम पोस्ट कोविड के बाद का जो हमारा टाइम देखते हैं, जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है, सबसे बड़ा जो इसमें आपका फैक्टर देखने को मिल रहा है चाइना एक तरीके से इस रीजन में बहुत ज्यादा अपने आप को फ्लेक्सिंग कर रहा है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है, So ASEAN bloc who are increasingly disappointed by China's recent muscle flexing and claim over the South China Sea। चाइना ने किस तरीके से अपना अभी मैप निकाला है ना, चाइना ने यहाँ पर अपना रिसेंटली मैप निकाला जिसमें साउथ चाइना सी और आपकी जो 9 डैश लाइन है ना, हमारा जो अक्साई चीन है, अरुणाचल प्रदेश है, उसको किसका पार्ट बताया है, चाइना का पार्ट बनाया है। तो इन 10 नेशंस में भी बहुत सारे नेशंस ने क्या किया है, इसका प्रोटेस्ट किया है, इसके अगेंस्ट में गए हैं। तो चाइना को काउंटर करने के लिए ये नेशन भी हमारे लिए क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो इंडिया, ये कहा जा रहा है कि इंडिया ऑल्सो सॉट टू पोजिशन इटसेल्फ एज अ वॉइस टू एम्पलीफाई द कंसर्न्स ऑफ द ग्लोबल साउथ। इस रीजन में यहाँ पर चाइना भी, मतलब इंडिया क्या कर रहा है, अपने को इस पोजिशन में रख रहा है ताकि जो ग्लोबल साउथ की कंसर्न्स है उसको वो एम्पलीफाई करके, उनकी जो वॉइस है उसको एम्पलीफाई करके सामने रख सकें, और इसका जो म्यूचुअल बेनिफिट होगा दोनों सारी जो आपके साउथ नेशंस हैं और इंडिया दोनों को यहाँ पर पड़ेगा। For India, grappling as it is with an underwhelming free trade agreement with the 10 nation grouping, trade ties with the eastern economies have grown in volume but asymmetrically, with imports far outpacing the country's export। अब यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से आप ऐसा कह सकते हैं, इन कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि आप कोई भी आइटम लेकर जाएंगे, आपको कोई भी टैक्स वगैरह नहीं देना होगा, तो ये होता है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अभी हमने साइन नहीं किया है, आप लोग को ये याद रखना है। सो ये जो आपका ग्रुपिंग है आसियान, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको जितने भी इसमें 10 मेंबर्स हैं, कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग इस मैप को देखते हुए यहाँ पे जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनके नेम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या क्या है। लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और म्यांमार। ओके, नाउ मूव करते हैं, अब आसियान के बारे में कुछ और देख लेते हैं। इनका मोटो क्या है, 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी। 8 अगस्त को हम आसियान डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। ओके, ये आपका कब बनता है, 1967 में आसियान डिक्लेरेशन होता है, जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके फाउंडिंग फादर्स कौन कौन से हैं, मतलब स्टार्टिंग में इसको किसने स्टैब्लिश किया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो देखिए, पूरे न्यूज़पेपर में आज आप देखेंगे तो यही दिखाएगा, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑलमोस्ट रेडी सेज इंडिया G20 शेरपा। तो यहाँ पर जो आपकी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी हैं और यहाँ पर वो दिल्ली में लैंड कर चुके हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख रहे होंगे साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी यहाँ पर लैंड कर चुके हैं G20 की समिट में। ओके, आप यहाँ पर देखेंगे जो चाइनीज प्रीमियम ली यांग, वो भी इंडिया में यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल टेस्ट यहाँ पे फेस किया है, ये कहा जा रहा है। आप देखेंगे वी हैव अ लॉट टू ब्रिंग टू G20 टेबल। अफ्रीकन यूनियन चीफ को भी यहाँ पे बुलाया गया है और उन्होंने ये कहा कि G20 के टेबल में उन्हें बहुत सारी चीज़ों को लेकर आना है, मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसको हमें यहाँ पर क्या करना है, G20 के टेबल पे लेकर आना है, जिससे हम क्या कर सकें, हम इन चीज़ों को एड्रेस कर सकें। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट वन इज फिलीपींस कंडेम्स इलीगल एक्शन बाय चाइनीज बोट्स इन साउथ चाइना सी। फिलीपीन ने यहाँ पे कंडेम किया है कि चाइनीज बोट्स यहाँ पर कहा, आपके साउथ चाइना सी में चाइनीज बोट्स यहाँ पर देख रहे हैं और ये क्या एक तरीके से इलीगल है, क्योंकि अभी जो रिसेंट मैप जो चाइना के द्वारा निकाला गया है उसमें जो 9 डैश लाइन है, आप मैप देखिए आपको यहाँ पर क्लियर होगा 9 डैश लाइन क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे ये चाइना है, ठीक है, और ये है आपका यहाँ पर, ये चाइना ने अपने आप को क्या बनानी, एक 9 डैश लाइन बनाई है, ठीक है, जिसको वो क्लेम करता है कि ये जो पूरा 9 डैश लाइन से ये जो पूरा रीजन है क्या है, ये वो चाइना का है। क्या क्लेम करता है, चाइना का है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट आइलैंड नेशन है जैसे कि पार्सले आइलैंड्स है, स्पार्टले आइलैंड है, ये इंपॉर्टेंट आइलैंड नेशन यहाँ पर इसके अंडर आ जाते हैं, कंट्रोल में आते हैं। चाइना इस रीजन को क्यों यहाँ पर अपना बता रहा है, इसका मेन रीजन ये है कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, यहाँ पर वो अपने जो डिफेंस टाइज है यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस करता है, इससे वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली यहाँ पर ताइवान
आपका माना लिया, यहाँ पे फिलीपीन आ जाता है, ब्रुनेई, मलेशिया, हम बात करें वियतनाम, डायरेक्टली इन पर क्या हो सकता है, आपका एक कंट्रोल हो सकता है इस रीजन की तरफ। तो इसी चीज को यहाँ पर क्या किया है, किसने, फिलीपींस ने कंडेम किया है कि इन कंट्रीज ने ये कहा कि ये जो रीजन है ये इनका भी है, जो फिलीपींस है, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, जितने भी हमारे जो सी लॉज है, अनक्लॉज है, उनको भी वो फॉलो नहीं करता है। चाइना यहाँ पे जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करता है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये पूरा रीजन हमें देखने को मिलता है कि फिलीपींस कंडेम्स इलीगल एक्शन बाय चाइनीज बोट्स, यहाँ कहाँ पर, साउथ चाइना सी में। तो फिलीपींस ने इसको कंडेम किया है कि ये जो एक्शन किए जा रहे हैं चाइनीज वेसल्स यहाँ पर साउथ चाइना सी में है, वो क्या है, एक तरीके से, पूरी तरीके से इलीगल है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। न्यूज एंड आर्टिकल्स जितने भी थे हमने इन्हें डिस्कस किया। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम मूव करते हैं हमारे आर्टिकल क्वेश्चन की तरफ। सो आज का हमारा क्वेश्चन ये था, कंसिडर द फॉलोइंग। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द अबव आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप्स बायोमास रेसिड्यू। इसमें ये कहा जा रहा है कि जब हम किसी भी क्रॉप और बायोमास रेसिड्यू को बर्न करते हैं तो उसके कारण कौन सी गैस यहाँ पर आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, हम पहले इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेंगे। तो आप देखेंगे, ओपन बायोमास बर्निंग विद रेफरेंस टू बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, यहाँ पर जैसे कुछ फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड्स हो गए, क्रॉप रेसिड्यूज हो गए, इनको जब हम बर्न करते हैं तो इसके कारण यहाँ पर आपकी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ ये रिलीज होता है, मीथेन भी रिलीज होता है, आपकी ओजोन भी रिलीज होती है और सल्फर डाइऑक्साइड भी यहाँ पर रिलीज होती है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। हम और देख लेते हैं यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड ये कैसी गैस होती है, आपकी कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस गैस होती है। और ये कैसे फॉर्म होती है, जो भी आपके कार्बन कंटेनिंग मटेरियल्स होते हैं उसको हम इनकम्प्लीटली जब जलाते हैं, उनका कंबशन जब इनकम्प्लीट होता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होती है, आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ओके, मीथेन की बात करते हैं तो ये आपकी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है जो कि आपका ग्लोबल वार्मिंग में क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है। इट इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ क्रॉप्स एंड बायोमास रेसिड्यू। ओके, ओजोन की बात करते हैं, ओजोन आपका क्या करता है, फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पर जब आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और जितने भी आपके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन आपका यहाँ पर ओजोन मतलब कि बनता है। ये आपका यहाँ पर रिलीज होता है किससे, जब भी हम ऑर्गेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन यहाँ ऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, आपका एटमॉस्फेयर में ओजोन का फॉर्मेशन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपकी, वो भी यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जब हम क्रॉप्स एंड बायोमास रेसिड्यू को यहाँ पे बर्न करते हैं तो इससे यहाँ पे फॉर्म होता है। फिर ये क्या करता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये जब रेन होती है उसके साथ मिक्स होकर एसिड रेन को यहाँ पर फॉर्म करता है। ओके, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या है, डी 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। चारों गैसेस यहाँ पर रिलीज होती हैं जब हम किसी भी क्रॉप और बायोमास रेसिड्यू को यहाँ पे बर्न करते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा, बट बिफोर दैट मेक श्योर आप लोगों ने तीनों क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में किए हों। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट लगता है सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।